नमस्कार आदाब दोस्तों वक्त हो चला है देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबर जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। दोस्तों, केंद्र सरकार ने आने वाले दिनों में सामूहिक समारोह को लेकर दी चेतावनी, बताया टीकाकरण जरूरी। दोस्तों, चुनाव से आगाज 2024 में होगा सपा का सुपड़ा साफ, केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, बीजेपी से निलंबित नवीन जिंदल को मिली जान से मारने की धमकी, भेजे गए 3 मेल, उदयपुर का वीडियो भी अटैच। दोस्तों, महाराष्ट्र में रात भर चली सियासी ड्रामेबाजी, आज आ सकता है नया मोड़। दोस्तों, 3000 रुपये रिश्वत लेते कानूनी को गिरफ्तार कर लिए गए, एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई। दोस्तों, खुद एसी में बैठे हैं और लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। अखिलेश यादव पर भड़के ओपी राजभर, बोले कमांडर ही लापता है। दोस्तों, बसपा, सपा और कांग्रेस के गढ़ भेदने में जुटी भाजपा, आज 2019 में हारी सीटों के प्रभारियों के संग मंथन होगा। दोस्तों, 1 जुलाई से हफ्ते में सिर्फ 4 दिन करना होगा काम, 50% घट जाएगी टेक होम सैलरी, मोदी सरकार लागू कर सकती है नया श्रम कानून। दोस्तों, बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जहां दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें केंद्र सरकार ने आने वाले दिनों में सामूहिक समारोह को लेकर दी चेतावनी, बताया टीकाकरण जरूरी। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देख केंद्र ने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि बड़े समारोह और धार्मिक यात्राओं में शामिल होने वाले लोगों में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं हो और उनका पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो। दोस्तों, केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंगलवार को लिखे पत्र में कहा है कि आने वाले महीने में विभिन्न त्योहारों के साथ ही साथ धार्मिक यात्राओं में एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, इस तरह के समारोह कोरोना वायरस समेत अन्य सकारात्मक बीमारियों के संभावित स्रोत साबित हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि इस साल की शुरुआती की तुलना में संक्रमण की काफी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन हाल में दिनों में कुछ राज्य और से केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा सकती है। दोस्तों, भूषण ने कहा कि त्योहारों और धार्मिक यात्राओं में संबंधित राज्य के साथ ही दूसरे राज्यों के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। जगह जगह विभिन्न संगठनों और संघ सेवकों द्वारा उनके ठहरने के लिए बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। दोस्तों, इस तरह एक जगह विभिन्न क्षेत्रों के लोग जमा होते हैं, ऐसे में स्थानों से कोरोना समेत संक्रामक रोगी के फैलने की आशंका है। इसलिए सरकार तंत्र की तरफ से इसका बड़ा स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए कि इन समारोह में शामिल होने वाले लोग खुद भी अपनी सेहत की जांच कर लें और अगर टीका नहीं लगवाया हो तो वे पहले टीका करवाएं। दोस्तों, अगर जरूरी हो तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता और सतर्कता डोज लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष अभियान भी चलाया जाए। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 30 जून से और रथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। भूषण ने जान पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोरोना रोधी व्यवहार संबंधी 5 सूत्र रणनीति अपनाने पर जोर दिया है। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उपचुनाव से आगाज 2024 में होगा सपा का सुपड़ा साफ। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की मां के 13वें संस्कार में शामिल होने के लिए मंगलवार को करमाही पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर जमकर हमला बोला। रामपुर व आजमगढ़ में भाजपा की शानदार जीत का हवाला देते हुए कहा है कि उपचुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत का आगाज हुआ। 2024 में सपा का सुपड़ा साफ होगा। सपा के मंसूबों से जनता वाकिफ हो चुकी है, अब जनता उनके झूठे वादों में आने वाली नहीं है। दोस्तों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रामपुर व आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन दोनों ही जगह भाजपा को जीत ने भ्रम दूर कर दिया है। इससे ये बात साबित हो गई कि भाजपा को जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोपहर 1:40 पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ हेलीकॉप्टर से करमाही गांव पहुंचे। पूर्व मंत्री की मां के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को ढांढस बताते हुए कहा है कि मां का साथ स्थान कोई नहीं ले सकता। दोस्तों, करमाही में जुटे सूबे की सरकार, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत कई मंत्री, विधायक और सांसदों का लग रहा जमावड़ा रखा। करमाही गांव में मंगलवार को भाजपा के नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। दोस्तों, प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सोमेश सिंह तोमर, राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, राज्य मंत्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बोध सिद्धू देशभक्त मित्र थे। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें बीजेपी से निलंबित नवीन जिंदल को मिली जान से मारने की धमकी, भेजे गए 3 मेल, उदयपुर का वीडियो भी अटैच। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में बीजेपी से निकाले गए नेता नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। नवीन जिंदल के मुताबिक उन्हें कन्हैया लाल की गर्दन काटने का वीडियो भी भेजा गया।
दोस्तों साथ ही उनके और उनके परिवार की गर्दन काटने की धमकी दी गई है। नवीन जिंदल ने ट्वीट किया है कि आज सुबह करीब 6:45 पर मुझको 3 ईमेल आई। इसमें उदयपुर में भाई कन्हैयालाल की गर्दन काटने का वीडियो अटैच करते हुए मेरी और मेरे परिवार की ऐसी हालत करने को कहा है। मैंने पीसीआर को सूचना दे दी है। जहां दोस्तों आपको बता दें, उदयपुर के राजस्थान में हुए एक टेलर की नरसंग हत्या का मामला सामने आया। टेलर की हत्या के बाद हत्यारों ने ऑनलाइन वीडियो भी शेयर किया। इसमें कह रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम का बदला लेने के लिए कदम उठाया। उधर हत्याकांड के बाद उदयपुर में हिंसा भी कुछ मामले सामने आए हैं। इसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे प्रदेश में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। दोस्तों टेलर कन्हैयालाल ने 15 जून को पुलिस को पत्र लिखकर अपनी हत्या की आशंका जताई थी और सुरक्षा मांगी थी। हालांकि पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, महाराष्ट्र में रात भर चली सियासी ड्रामेबाजी आज आ सकता है नया मोड़। दोस्तों महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी देर रात एक सियासी ड्रामेबाजी चलती रही और आज लगता है कि इस ड्रामे में नया नाटकीय मोड़ आ सकता है। दोस्तों भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब अल्पमत में आ गई है। देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की है और कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार को अब बहुमत साबित करना होगा। दोस्तों फ्लोर टेस्ट की मांग के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि शिवसेना के बागी विधायकों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें 40 गुवाहाटी से लौटाए जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा शिवसेना के नेता भी इसी तरह की धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया जा सकता, अब फ्लोर टेस्ट करा कर ही लेना होगा। दोस्तों बता दें कि इस बयानबाजी से कुछ घंटे पहले ही दिल्ली में फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में महाराष्ट्र की स्थिति पर मंथन हुआ है और उस मीटिंग के बाद फडणवीस सीधे महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचे और फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर दी। दोस्तों अब आज देखने वाली बात यह होगी कि महाराष्ट्र की राजनीति क्या करवट लेती है। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, 3000 रुपए रिश्वत लेता कानी को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन टीम ने करवाई कार्रवाई। जहां दोस्तों सोहवल तहसील में तैनात कानीगो नरसिंह नारायण श्रीवास्तव को घूसले तिरंगे हाथों पकड़ लिया गया है। मंगलवार को सियासत पर सोहवाल तहसील पहुंची एंटी करप्शन टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों आरोप है कि रोनहानी के पंडितपुर निवासी अमित से खेत की पैमाइश के नाम पर कानीगो ने 5000 रुपए मांगे थे। अमित ने कानीगो को 2000 रुपए दे दिए थे, लेकिन 3000 रुपए की मांग और की जा रही थी। दोस्तों अनुचित मांग को लेकर दबाव बढ़ने पर अमित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो ने कर दी। इसके बाद एंटी करप्शन टीम तहसील पहुंची। तय रणनीति के अनुसार अमित के कानीगो जैसे ही रिश्वत के केस 3000 रुपए दिए, वैसे ही एंटी करप्शन टीम ने नरसिंह नारायण को दबोच लिया। टीम उन्हें हिरासत में लेकर रुदौली कोतवाली ले गई है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। दोस्तों उप जिलाधिकारी सोहवल अनुराग प्रसाद ने बताया कि एंटी करप्शन की टीम कानी को अपने साथ ले गए हैं। अमित रावत की मां अमरपति के नाम हदबरारी शनिवार को लेखपाल सुभाष चंद्र मिश्र के साथ राजस्व निरीक्षक नरसिंह प्रसाद श्रीवास्तव ने की थी। हदबरारी के लिए मौके पर जाने से पहले कानूनिगो ने अमित से 2000 रुपए लिए थे। रिपोर्ट लाने के नाम पर 3000 रुपए और मांगे थे। इकाई प्रमुख प्रभारी निरीक्षक राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। एंटी करप्शन टीम कानीगो को लेकर पहले रोनाली थाने पहुंचे, जहां पर राजस्व कर्मियों का जमावड़ा होता देख रुदौली कोतवाली ले गए। दोस्तों एंटी करप्शन टीम ने प्रभारी निरीक्षक राजेश त्रिपाठी, निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, धनंजय सिंह, प्रवीण कुमार, इश्तियाक वारसी, मुख्य आरोपी राघवेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार शामिल रहे। दोस्तों टीम प्रमुख राजेश त्रिपाठी ने बताया कि रुदौली कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार कानीगो को गोरखपुर जेल भेजा जा रहा है। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, खुद एसी में बैठे हैं और लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। अखिलेश यादव पर भड़के ओपी राजभर, बोले कमांडर ही हमारा अल्लाह पता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के लिए हार इसलिए बड़ी है क्योंकि दोनों ही सीटें सपा के गढ़ के तौर पर मानी जाती हैं। दोस्तों सपा के सहयोगी ओपी राजभर ने अब हार का ठीकरा अखिलेश यादव पर फोड़ दिया है। R9 न्यूज चैनल से बात करते हुए ओपी राजभर ने कहा है कि हम इस हार को स्वीकार करते हैं। हम जितना समझा पाए उतना हम समझाए। हमारी हार हुई है। बहुजन समाज पार्टी जब भाजपा को जिताने की कोशिश करेगी तब भाजपा की जीत होगी। ओपी राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी को ऐसी कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि सपा के लोगों को अब गांव में जाना पड़ेगा। सिर्फ बोल देने से वोट नहीं मिलने वाला। बीजेपी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। ये अखिलेश यादव जब चुनाव के अंत में सक्रिय होते हैं तो ऐसे ही चुनाव नहीं जीत पाएंगे। दोस्तों अखिलेश पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा है कि ऐसी कमरे में बैठकर चुनाव लड़ेंगे तो ऐसी लड़ाई नहीं होगी।
हम लोग वो जूझ रहे हैं, गाँव में रख रहे साथ और लखनऊ में कमरे में बैठ कर ऐसी हवा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, प्रत्याशी को भेजा जाए और लड़ो, कमांडर खुद लापता है, ये कैसी लड़ाई है। दोस्तों, फिर राजभर ने कहा कि सपा को इस चुनाव से सीखना चाहिए कि उन्हें भी हमारी तरह जमीन पर उतर कर मेहनत करनी पड़ेगी। हमने अपनी भूमिका निभाई है, मेरे पास कितनी क्षमता थी, इतनी ही लिए इतनी मेहनत सपा करती या फिर गठबंधन के लोग करते तो आज ये स्थिति न होती। क्षेत्र में न जाना, संगठन में सक्रिय न रहना और ऐसी कमरे से बाहर न निकलना हार का मुख्य वजह है। दोस्तों, बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। रामपुर में आजम खान ने हार का ठीकरा प्रशासन और मीडिया पर फोड़ दिया, जबकि आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने सपा बसपा का अघोषित गठबंधन बताते हुए हार का जिम्मेदार बताया है। जहां दोस्तों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें 2024 मिशन बसपा सपा और कांग्रेस के गाढ़ भेदने में जुटेगी भाजपा। आज 2019 में हारे सीटों के प्रभारियों के संग होगा मंथन। दोस्तों, आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा का गढ़ ढालने के बाद भाजपा अब 2019 के लोकसभा उपचुनाव की हारी हुई 14 सीटों पर जीत की ओर चौसर बिखर गई है। बसपा सपा और कांग्रेस के कब्जे वाली 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 में जीत दर्ज करने के लिए भाजपा बुधवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में रणनीति तय करेगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा गठबंधन को 80 में से 64 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं सपा को मुरादाबाद, संभल, मैनपुरी, आजमगढ़ और रामपुर सीटों पर जीत मिली थी। बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें 1 जुलाई से हफ्ते भर में सिर्फ 4 दिन होगा काम। 50% घट जाएगी होम टैक्स डिलीवरी। मोदी सरकार लागू कर सकती है नया श्रम कानून। दोस्तों, इन सभी खबरों की सच सबसे तेज पुष्टि नहीं करता है, बल्कि इन सभी खबरों को डेली हंट के माध्यम से अदर्स वेबसाइटों पर दिखाया गया। आपकी क्या इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।